Hello students, I am Preeti Shukla and welcome back to Fuki Education. I welcome you in the very important question series of Fuki Education. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारे important questions, सारे important themes जो कि CBSE पूछ सकती है। तो लास्ट सेगमेंट में हमने हिस्ट्री के चैप्टर को कवर किया था, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस सेगमेंट में हम लोग पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर ये है, हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये इस सेगमेंट में पढ़ने वाले। तो इसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो कि वैसे भी आपको पता होगी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू कर ले जो कि सीबीएसई ने वन ऑन द अदर वे इसको पूछा है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और नॉट, गिव एनी टू रीजंस। ठीक है, सो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन इसमें लिखोगे। सबसे पहले व्हाट इज पावर शेयरिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग क्या होती है। जब हम पावर को शेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तब हम उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। किसी एक का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। अगर डाइवर्सिटी है, एथनिक कॉम्पोजिशन है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी है तो पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। अगर आप सेम होमोजेनियस कॉम्पोजिशन में पॉपुलेशन को रखे हो तो भी जरूरत है, लेकिन जब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन दैट केसेस वेयर देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी, देयर इज हेट्रोजीनियोसिटी। ठीक है, तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पहले पावर शेयरिंग के बारे में आंसर में स्टार्टिंग में ये लिखोगे, ये लिखना है आपको कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाट इज पावर शेयरिंग। ठीक है, पहले ये लिख लिया व्हाट इज पावर शेयरिंग। ठीक है, देन उसके बाद आप लिखोगे कि व्हाई इट इज डिजायरेबल। ऑफ कोर्स देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ रीजंस कि व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, बट देयर हैज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, देयर आर टू इंपॉर्टेंट important thematic reasons of why power sharing is important. Like for the very first was prudential reason. हमारे प्रूडेंशियल रीजन है कि क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक रीजन है हमारा मॉरल रीजन। ठीक है, मॉरलिटी भी तो जरूरी है, मॉरल रीजन। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन क्या हो जाते हैं? लेजिटिमेसी। ठीक है, एक जो पावर शेयरिंग है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी नेशन को। ठीक है, किसी भी नेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है। तो इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है, प्रिवेंट करती है कि ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग में क्या होता है? पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, devolution of power is there, we can see division of power is there, we can see. So prudential reason क्या है? very factual, very important reason क्या है? एक तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, प्लस ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है, प्रॉपर लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है। लेजिटिमेसी क्या होता है? एक आइडेंटिटी दे रही है कि ये जो चीज है वो रियल है, लीगल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पावर शेयर हो गया है, ठीक है, एक जगह एक एरिया ऐसा है जहां पावर शेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसा एरिया है जहां पे पावर शेयरिंग होती है, तो क्या होता है कि जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो देयर आर सम पीपल जिनको हम देखते हैं कि हाँ ये हमारे लिए डिसीजन लेंगे। ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं कि क्या उन लोगों में, क्या उन ग्रुप ऑफ पीपल में हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने केस देखा, इस चैप्टर में ही हमने केस देखे हैं बेल्जियम और श्रीलंका के। तो बेल्जियम में क्या हो रहा है? एक प्रॉपर तरीके से डिवीजन ऑफ पावर की जा रही है, डिवीजन ऑफ राइट्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डच और फ्रेंच, जर्मन, ये सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मतलब कि उनके लोग जब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ देखेंगे, देन व्हाट विल दे सी कि यस हमारी बात रखी गई है, हमारी बात की जा रही है। ठीक है, सो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है
पावर शेयरिंग, इसीलिए हमको पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। हमारे देश में पावर शेयरिंग होना चाहिए, या किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, किसी भी नेशन में पावर शेयरिंग इज मस्ट. It is desirable because it reduces the conflict, it provides stability to the government, it provides legitimacy to the decision to the government. Okay? So ये चीज आप ऐसे लिख दो, बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर दो. ये इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम टाइप्स की पॉइंट है, और इसको आपको इलेबोरेट करके लिखना है कि हाउ इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी. भाई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है, गवर्नमेंट इनस्टेबल नहीं होगी. कैसे नहीं होगी? क्योंकि जो पावर शेयर हो जाएगा तो एक दूसरे से वो लोग लड़ना ही बंद कर देंगे. जब लड़ना ही बंद कर देंगे तो स्टेबिलिटी रहेगी, है ना. पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, पॉलिटिकल टेरेनी क्रिएट नहीं होगी, ये बैलेंस्ड रहेगा. ठीक है. सो these are the prudential reasons. ठीक है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स व्हाट? टेरेनी. टेरेनी को भी वो प्रिवेंट करेगा. ठीक है. प्रिवेंट मतलब किसी का भी डोमिनेंस नहीं आएगा, ये नॉर्मल ऐसे ही रहेगा. ठीक है. बैलेंस्ड रहेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट मॉरल रीजन क्या होगा? पावर शेयरिंग इज ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. मॉरल रीजन, मॉरल से क्या समझ में आता है कि मोरालिटी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, और सही गलत की पहचान होनी चाहिए. पावर शेयरिंग क्या करता है? चीजों को गलत ना करके उसको सही करता है. ठीक है. सो पावर शेयरिंग इज मॉरली करेक्ट. ठीक है. क्यों मॉरली करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल, आपको रिक्रूट किया गया, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. आपको रिक्रूट करके क्या कर दिया गया? आपको बोला कि आपको ऐसे काम करना, आप करते रहो करते रहो करते रहो. ठीक है. कुछ आपके लिए इंसेंटिव नहीं है, आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता, आप लीव नहीं ले सकते, आप वट एवर काइंड ऑफ चीज है वो सब आपका बंद है. तो ये क्या सही है? सर्टेनली नॉट. ये सही नहीं है, ये गलत है. ठीक है. सो क्या सही है? काम तो कराओ, लेकिन उनको प्रॉपर पेमेंट दो, उनको प्रॉपर लीव दो, वीकेंड्स पे उनके लिए कुछ प्रोग्राम रखो जिससे उनका एक वेंटिलेशन थेरेपी हो. राइट. सो ये क्या होता है? ये मोरालिटी होती है. ठीक. वैसे पावर शेयरिंग की मोरालिटी है. ठीक है. अगर पावर शेयर नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, या कोई भी नेशन प्रॉपर सिटीजन के राइट्स को अध्ययन नहीं कर पाएगा. ठीक है. और अगर पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा? सब कुछ अच्छा ही होगा. तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. इफ वी आर कॉलिंग आवर कंट्री डेमोक्रेटिक, ठीक है, इफ वी आर considering our country as a democratic, there must be power sharing. Okay. और यहाँ पे होता है, power sharing इंडिया में है. For instance, we can take the situation, the two different distinct situation, that is Belgium and Sri Lanka. What was happening in Belgium was accommodation. What was happening in Sri Lanka was majoritarianism. Right. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Power sharing is not done, और इट इज नॉट डन प्रॉपरली. ठीक है. बेल्जियम में ब्यूटीफुल तरीके से पावर शेयरिंग की जाती है. वही कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन में वी सी दैट श्रीलंका इज imposing dominance over the minority. Right. So we see that spirit of democracy श्रीलंका में फॉलो नहीं की जा रही है, लेकिन बेल्जियम में की जा रही है. लोगों की मतों का, लोगों के राय का, लोगों के ओपिनियंस का रिस्पेक्ट किया जाता है. राइट. सो यू हैव टू राइट दैट मोरल रीजन क्या होता है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है पावर शेयरिंग. इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, क्योंकि इट रिस्पेक्ट्स द ओपिनियन ऑफ सिटीजन्स. ओके. ये लिख दो. फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हो? राइट टू बी कंसल्टेड है यहाँ पे. ठीक है. राइट टू बी कंसल्टेड. What does that mean? Consulted? क्योंकि हम इलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा पूरा राइट हो जाता है और गवर्नमेंट हमसे अकाउंटेबल हो जाती है. ठीक है. सो दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, टू द नेशन. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द सिटीजन. गेटिंग इट? सो ओवरऑल क्या हो रहा है? पावर शेयरिंग इज वेरी मच डिजायरेबल. पावर शेयरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट टू प्रमोट, prudential reason में लिख दो, to promote stability, to reduce conflicts, to provide legitimacy, to create accountability. It is the spirit of democracy. सही गलत के बीच में पहचान लाने के लिए. Then respect of opinion of people, right to be consulted is guaranteed and it is adhered. Right. So ये सारी चीजें आप
पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और नॉट में लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर शेयरिंग इधर विच वेज पूछ लिया जाता है और आपको उसको समझाना पड़ेगा, और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज डिजायरेबल, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। इज इट गुड फॉर अ नेशन और बैड फॉर नेशन, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राइट द एडवांटेजेस, ठीक है। ये सब इस तरह से तोड़ मरोड़ के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको चीजें यही लिखनी है। अब टू रीजन नहीं लिखना और आपके पास ज्यादा पॉइंट नहीं है, तो आप इन्हीं सारे पॉइंट को सेपरेट करके 5 पॉइंट्स में लिख दो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हाउ टू राइट द आंसर, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट, पहले इंट्रोडक्शन में व्हाट इज पावर शेयरिंग कर दो, बहुत ब्यूटीफुल स्टार्टिंग हो जाएगी, ये कर देना, फिर 10 पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, हो गया आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट, अब एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। अच्छा, ये थीम तो इंपॉर्टेंट ही है। बेल्जियम और श्रीलंका का जो पावर शेयरिंग मॉडल है उसको आपको तो अच्छे से पढ़ना ही है, वो तो मतलब पूरा केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और इधर ये भी हो सकता है कि कंपैरिजन पूछ ले कि डिफरेंस में आंसर और discuss the difference between what the Belgium model of accommodation and the Sri Lankan model of majoritarianism. So you have to create or you have to show how these two situations, these two cases are different. Okay, so certainly हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम तो सेपरेट डिसाइड समझेंगे, सेपरेट डिस्कस करेंगे, बट हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आप बेल्जियम और श्रीलंका को बताओ कि क्या है डिफरेंस, ठीक है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम क्या होता है? बेल्जियम में पॉपुलेशन कैसे किस तरह से डिवाइडेड थी, कहाँ पे मेजॉरिटी थी, कहाँ पे माइनॉरिटी थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, राइट। सो उस बेसिस पे बेल्जियम वाले क्या करते हैं, बेल्जियम ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि हाउ द पावर शेयरिंग इज बैकबोन, हाउ पावर शेयरिंग इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, पीपल के राइट के लिए पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीपल्स राइट के लिए पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, सिटीजन्स के राइट के लिए, ठीक है। सो ये चीजें स्टार्टिंग में लिख दो कि हाउ पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द कंडीशन इन बेल्जियम, ठीक है, वो लिख दो। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दे दो कि बेल्जियम वाज द कंट्री विच विद सर्टेन परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दिस कम्युनिटी, दैट कम्युनिटी, ये चीज लिखनी पड़ेगी। डच कितने थे, फ्रेंच कितने थे, कहाँ पे मेजॉरिटी थी, ठीक है, वो पूरे परसेंटेज के साथ आप उसको यहाँ पे लिख दो स्टार्टिंग में, ठीक है। दिस इज नॉट द वो, तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में आपने ये कर दिया, ठीक है, 2 लाइन बना दिए। नाउ नेक्स्ट यू विल मेक द इन्विजिलेटर अंडरस्टैंड द राइट, जो चेक कर रहा है कॉपी उसको अंडरस्टैंड करवाओ कि हाउ बेल्जियम पीपल दे टैकल्ड, तो let them make them understand how the arrangement, how the people of Belgium they sorted their problem through accommodation, ठीक है। so तुम ऐसे लिख स्टार्टिंग करोगी, through accommodation they sorted, या Belgium of people of Belgium they sorted through accommodation, accommodating the problem, ठीक है। प्रॉब्लम को अकोमोडेट किया, हाउ, कैसे किया, 1970s से पूरा मतलब 98 तक लगभग क्या किया इन लोग ने, अमेंड किया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया 4 बार, ठीक है। और 4 बार अमेंड करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं ये लोग, 4 टाइप की चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो वो लिखो, सबसे पहला नंबर 1 डाल के लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। फिर नंबर 2 डाल के लिखो, स्टेट गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। फिर नंबर 3 डाल के लिखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। नंबर 4 डाल के लिखो, ब्रसल में भी एक गवर्नमेंट बनाई, ब्रसल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो ब्रसल्स में भी एक गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। अब इन लोग ने इतना ब्रिलियंट आइडिया क्यों लाया, बिकॉज देयर इज डाइवर्सिटी
इन द कम्युनिटी, देयर वाज एथनिक कॉम्पोजिशन जिसको उन्हें एड्रेस करना था। ठीक है, याद आ रहा है सब कुछ? आई होप सब कुछ रिविजन में है, आपने रिविजन ऑलरेडी कर लिया है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड हाउ यू वुड आंसर इट। ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक और थीम को प्रॉपर चैप्टर वाइज वैसा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। आई होप रिविजन इज ऑलरेडी डन टिल नाउ, ओके, बिकॉज इट इज द हाई टाइम। ठीक है, कुछ ही दिनों में बोर्ड्स है, राइट? सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट और ब्रसेल गवर्नमेंट बन जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? 50-50। ठीक है, 50-50 कर दिया जाता है। आप डच, जर्मन और फ्रेंच सबको बराबर का अधिकार, सारे मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे, राइट? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑटोनॉमी दे दी। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि आप हमारे से सबऑर्डिनेट हो, सेंट्रल से सबऑर्डिनेट हो, नहीं, आपको ऑटोनॉमी दी जा रही है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, सब कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या रोल आ गया था कि ये लोग क्या करेंगे? कल्चर और एजुकेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ देयर वाज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, देयर इज ऑल्सो रीजनल डाइवर्सिटी इन द terms of practices, cultural practices, educational practices, languages, okay? So इन सब की वजह से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बिठाई गई और उनको बोला कि आप कल्चर और एजुकेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि कहीं किसी का राइट एब्रोगेट तो नहीं हो रहा, कहीं किसी के राइट को कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई जा रही, कोई क्षति तो नहीं पहुंचाई जा रही है, राइट? सो यू विल वॉच दीज टू सेक्टर्स, ऐसा कम्युनिटी गवर्नमेंट को बोला गया। नाउ ब्रसेल गवर्नमेंट में क्या होता है? यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डच एंड द फ्रेंच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इन लोग ने ऑलरेडी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मान लिया था। यहाँ पे भले ही किसी की पॉपुलेशन ज्यादा हो, बट हक दोनों को बराबर मिले। गेटिंग इट? सो दिस वाज द ब्यूटिफुल अकोमोडेशन, द ब्यूटिफुल arrangement that Belgium made to respect the rights of citizen, respects the ideas and opinion of the citizens of Belgium, correct? So यहाँ पे पावर शेयरिंग को इस तरह से किया गया जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब लोग ने हंसी खुशी इसको एक्सेप्ट किया एंड दे आर फॉलोइंग टिल नाउ। ओके, सो दिस इज, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी आखिर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होता है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर लिया गया क्योंकि इन सब लोग ने अच्छे से चीजों को माना, सबके हक में फैसले लिए गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वाज ब्यूटिफुली अरेंज। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर करना है, ये सारे पॉइंट को इलैबोरेट करके आंसर करना है, यू विल मेक द आंसर ब्यूटिफुल। ओके ओके, आई होप यहाँ तक सबको आया हो, समझ में आया हो, इसी तरह से आंसर करना है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। So what lessons can be learned from Sri Lankan ethnic crisis? श्रीलंका के बारे में बेसिकली ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है कि डायरेक्टली पूछ ले कि व्हाट वाज कंडीशन इन श्रीलंका, ऐसे नहीं पूछेंगे। या तो फिर वही एक ही क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अकोमोडेशन और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क बताओ। ठीक है, या तो फिर यही आएगा कि इम्पैक्ट क्या था या क्या लेसन हम समझ सकते हैं श्रीलंकन क्राइसिस की वजह से। ठीक है, तो श्रीलंका वाले क्या करते हैं? बिल्कुल कंट्रास्टिंग टू व्हाट? टू बेल्जियम। जहां पे बेल्जियम को ब्यूटिफुली, आप आंसर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कि श्रीलंका डिड एग्जैक्टली कंट्रास्टिंग और एग्जैक्टली अपोजिट टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट व्हिच वाज डन इन बेल्जियम। या ऐसा लिख सकते हो कि अनलाइक बेल्जियम, श्रीलंका डिड समथिंग रियली रियली वेरी अदर काइंड ऑफ, मतलब ऐसा थिंग करके लिख सकते हो, रियली वेरी अपोजिट। ठीक है, सो बेल्जियम के अनलाइक श्रीलंका ने बहुत बड़ा क्राइसिस कर दिया। अब क्या क्राइसिस किया, क्या क्या चीज लाई? तो मेजॉरिटेरियनिज्म का आइडिया आया। ठीक है, सो you'll write unlike Belgium, Sri Lanka did brought the idea of majoritarianism. अब what is majoritarianism? उसको explain कर दो। dominance of majority। ठीक है, ठीक, dominance of majority, ऐसे कुछ
ये मार्किंग स्कीम टाइप है, बुलेट पॉइंट्स है, इसको हल्का सा अपने लैंग्वेज में इलेबोरेट करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना ही लिखोगे तो नहीं होगा, राइट। इसी चीजों को थोड़ा सेंटेंस में बना के लिखना, मैं बस आपको बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सो मेजोरिटेरियनिज्म, डोमिनेंस, मेजोरिटी, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी, ओके, ये हो गया। नाउ व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न, तो पहले लेसन लर्न करने के लिए पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, एक पहली चीज क्या हुई, 1956 में एक एक्ट लाया गया, बोला कि सिन्हाला विल बी द, सिन्हाला क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी पूरे नेशन की, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी सिन्हाला। नाउ दिस वाज द मूव दैट disrespected the rights of the minority, right? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये जो चीज लाई उससे हमें क्या सीख मिलती है कि disrespecting, ये लेसन है कि disrespecting the rights of minority will ultimately create chaos in society, ठीक है, chaos होगा, ठीक है, क्यों chaos होगा, क्योंकि आप किसी एक कम्युनिटी की लैंग्वेज को बहुत ज्यादा क्या कर दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, दूसरी जो कम्युनिटीज, दोज कम्युनिटीज विच आर नॉट यूजिंग दैट लैंग्वेज विल बी शिफ्टेड इन आइसोलेशन, ठीक है, उनको एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स दे दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इन इंडिया हिंदू आर इन मेजोरिटी, सो सर्टेनली हिंदी विल बी इन मेजोरिटी, बट क्या इंडिया में इस तरह का कुछ है कि हिंदी मेजोरिटी में है तो हिंदी वाले ऐसे किसी को ठोक दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं कि नहीं हिंदी बोलो, राइट, ऐसा कुछ नहीं है ना, है ना, बल्कि और दूसरे लैंग्वेजेस के हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमारे पास केसेस आ जाते हैं कि वो लोग इम्पोज कर रहे हैं, राइट, कि तुम ये बोलो, लेकिन हमारे लैंग्वेज हिंदी जो है हिंदू मेजोरिटी में वो लोग नहीं बोलते, राइट, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्यूटिफुली रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, इवन द हिंदी इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज और द नेशनल लैंग्वेज, राइट, हिंदी इज अ मीडियम ऑफ वेयर वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, right, other than that there are 22 languages that has been scheduled in our constitution, ताकि बाकी सारे लैंग्वेजेस को क्या मिल सके, रिस्पेक्ट मिल सके, unlike श्रीलंका where Sinhala community said that Sinhala language will be the official or the national language, right? So ये क्या हो रहा है, एक contrasting situation इंडिया से भी आप कंपेयर करके लिख सकते हो, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, अब ये क्या कर रहा है, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, जो माइनॉरिटी ग्रुप है जो दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं उनके राइट्स को ये हैम्पर कर रहा है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट क्या करेगा, वो केओस क्रिएट करेगा, लोगों के बीच में एकता नहीं आएगी, लोगों के बीच में एकजुटता नहीं आएगी, हार्मनी नहीं बनेगी, रादर क्या क्रिएट हो जाएगा, केओस क्रिएट होगा, एक दूसरे के लिए नफरत क्रिएट होगी, बिकॉज सर्टेनली वन पर्सन विल शो और इम्पोज द डोमिनेंस ओवर द अदर, दैट वी आर द अप हायर अप्स, ठीक है, और आप बिल्कुल लोअर हो, ठीक है, राइट, सो गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। नाउ नेक्स्ट क्या हो सकता है, माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे क्रिएट हो रहा है, एक लैंग्वेज को आप इंपॉर्टेंस तो दे रहे हो, एक कम्युनिटी को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है, डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हो आप, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वन कम्युनिटी दैट इज सिन्हाला, ठीक है, अब आपने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया किसी को, कौन है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जो सिन्हाला होगा उसको हम जॉब देंगे, जो तमिल होगा उसको हम जॉब नहीं देंगे, सो यू आर क्रिएटिंग डिफरेंस, एंड बाय क्रिएटिंग डिफरेंस यू आर ऑल्सो फ्यूलिंग द एंगर ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है, क्योंकि फिर वो लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स देयर क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, ये अगर ये क्रिएट हुआ, ठीक है, आप ये सब कर रहे हो, डोमिनेंस कर रहे हो, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इससे लेसन क्या मिलेगा अपन को, कि अगर ये सब किया जाएगा तो सिविल वॉर इज इनएविटेबल, सिविल वॉर हो जाएगा, ठीक है। रिसेंटली एक
एक जजमेंट नहीं, एक लॉ लाने की कोशिश की गई थी। यूजीसी नेट में कुछ गाइडलाइंस को चेंज, लॉ नहीं सॉरी, यूजीसी नेट में कुछ गाइडलाइंस को चेंज करने की कोशिश की गई थी। सो देयर वर, अचानक से ऐसा कुछ अभी तक था नहीं, ठीक है। जनरल और बाकी सारे कम्युनिटी एक साथ अच्छे से हार्मनी में रह रहे थे। नए जनरेशन के जो लोग हैं, दे लिव इन हार्मनी, बट ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग दैट जनरल वाला एक वो कि सिर्फ SC जो भी एक गाइडलाइन का जो था, ठीक है, उससे क्या क्रिएट हो गया आइडियोलॉजी कि नहीं ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे साथ सही हो रहा है, राइट। तो एक आइडियोलॉजी क्रिएट हो गई जहां पे फिर से एक छोटा सा डिविजन हमने देखा सोसाइटी में कि जनरल और अदर कास्टेड ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्वाई कर, एक दूसरे को हेट कर रहे हैं कि नहीं मतलब इनको कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है, हमको क्यों। ये क्या हो गया, एक डिविजन क्रिएट हो गया सोसाइटी में, क्योंकि गाइडलाइंस क्या आई कि एक को प्रोटेक्शन मिलेगी, दूसरे ने कुछ किया तो, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, डिविजन क्रिएट कर रहा है। तो गवर्नमेंट एंड जो भी पावर में लोग बैठे रहते हैं, देखिए उनको ये चीज समझनी चाहिए कि हाउ पावर शुड बी divided, how things should be introduced that should not certainly create divergence in society, divisions in the ideologies, right? So यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही चीज, अभी तो जजमेंट करके उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, ये चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट विल सर्टेनली क्रिएट द डिविजन इन सोसाइटी। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, डोमिनेंस करके आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो सर्टेन लैंग्वेज का है उसको आप जॉब दे रहे हो, एजुकेशन में प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, एजुकेशन में सीट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन वहीं तमिल्स को और जो दूसरे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी उनको आप क्या कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, राइट, उनको सीट नहीं मिल रही, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। सो दिस विल क्रिएट अ डिविजन इन सोसाइटी, देयर विल बी डाइवर्जेंस इन सोसाइटी, ठीक है। तो लेसन क्या लर्न है, सिविल वॉर होगा, डाइवर्जेंस इन सोसाइटी, ठीक है, डाइवर्जेंस इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या क्रिएट हो रहा है, एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म आने की वजह से बहुत सारे हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ क्या हो रहा है, राइट्स ऑफ पीपल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, chaos क्रिएट हो रहा है, सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति नफरत क्रिएट हो रही है, हेट हो रहा है, राइट, हेट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, लोग सिटीजन्स ही आपस में सिटीजन के दुश्मन हो रहे हैं, सिटीजन्स एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट द लेसन वी लर्न फ्रॉम श्रीलंकन क्राइसिस। अगर पावर को प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं किया गया, अगर कोई मेजॉरिटी किसी माइनॉरिटी पे अपना पावर इम्पोज करती है, कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है, देन देयर आर ऑलवेज द वॉर, द सिविल वॉर विल बी इनएविटेबल, राइट। सो दीज आर सर्टेन लेसन्स, इसको ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग अरेंज करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। 3 to 4 पॉइंट्स में इसको लिखोगे, अच्छा आंसर है और अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज ओवर ऑल लर्निंग फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंकन के क्राइसिस को समझाने के लिए पहले श्रीलंका के सिचुएशन को समझाना, ठीक है। इस आंसर के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा श्रीलंका का केस समझाओ, ठीक है, कि एक्चुअली में वो मैंने इधर छोटा सा दिया, आप अच्छे से समझाओ, ठीक है, देन उसको इलैबोरेट करो। फिर दूसरा क्या है, एथनिक क्राइसिस से लेसन क्या मिल रहे हैं हमको, What the government should not do। अब इसमें इंडिया का या कोई और ब्यूटीफुल नेशन जिसने बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया इन टाइप की सिचुएशंस को, आप उसका भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैज हैंडल्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, सो आप इंडिया का एग्जांपल तो उसमें दो ही दो, तो आपका आंसर और ब्यूटीफुल हो जाएगा और मार्क्स और अच्छे से मिल जाएंगे, राइट। सो डू इट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे फेडरलिज्म आ गया। अब फेडरलिज्म के बारे में, वो 3 इंपॉर्टेंट थीम है, उससे ज्यादा बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आना चाहिए। एमसीक्यूज में सर्टेनली परसेंटेज और अकोमोडेशन ये सब पूछ लिया जा सकता है, बाकी तो क्वेश्चन आंसर्स में वही उतनी ही थीम आ सकती है, ठीक है। नाउ फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पता चलना चाहिए कि फेडरलिज्म होता क्या है और फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, फेडरलिज्म इन इंडिया और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो इस चैप्टर में बहुत ही डीप में
अच्छे से समझाया गया है कि फेडरलिज्म क्या होता है, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया है कि इंडिया में इसको कैसे फॉलो किया जाता है, क्या इंडिया फॉलो करती है फेडरलिज्म, ठीक है। सो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप फेडरलिज्म को डिफाइन करो। क्या है फेडरलिज्म? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड, ठीक है, पावर डिवाइडेड है, ठीक है। किसमें डिवाइडेड होती है? सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट क्या है सबको पता होना चाहिए। क्या है लोकल गवर्नमेंट? सॉरी, क्या है लोकल गवर्नमेंट? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ओके, ये चीज याद रखना, ठीक। सो ये जो लोअर टीयर, थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट है, विच इज नॉट द ऑफिशियल, मतलब ऐसा बुक में ऐसा नहीं दिया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक और गवर्नमेंट, उसको टर्म किया गया है लोकल गवर्नमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अपना है उसके पास क्या है, दो बढ़िया से लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर मानते हैं, ठीक है, ओके। सो पावर डिवाइडेड, फेडरलिज्म का क्या मतलब लिखा? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो डिवॉल्व्ड पावर होती है, स्टेट लोकल गवर्नमेंट के पास डिवॉल्व्ड पावर होती है, ओके। बट सेंटर और स्टेट के बीच में पावर क्लियरली डिवाइडेड है, ओके। सो ये लिख दिया आपने। अब फीचर्स पे आओ। फीचर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक में पॉइंट्स में ऐसे लाइन से दिया गया है, ठीक है। सो आपको क्या करना है? फीचर लिखना है। क्या लिखोगे? पहला फीचर, डुअल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या करती है? डुअल गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। फिर दूसरा फीचर क्या लिखोगे? थ्री फोल्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बताती हूँ क्या होता है ये। पॉइंट ऐसे लिखोगे तो मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। फिर थ्री फोल्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ यानी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मतलब पावर का सोर्स का है, फेडरलिज्म का सोर्स कहाँ आता है? गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डायरेक्टली इंडिया इज अ फेडरल कंट्री ये नहीं लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हाँ वी कैन फाइंड सर्टेन सोर्स। हाउ? आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो फिर उसके बाद फोर्थ क्या है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली हुई है, ठीक है। फिफ्थ हम ये भी मान सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो क्या मेन चीज क्या हो रही है यहाँ पे, डुअल गवर्नमेंट है यानी सेंटर स्टेट, दो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इंडिया की एक गवर्नमेंट नहीं, इंडिया की बहुत सारी गवर्नमेंट है, लेकिन मेन अगर हम जब इंडिया बोलेंगे तो देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड देखते हैं तब हम उन स्टेट्स को क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वहां उनको चलाने वाले, उस राज्य को कंट्रोल करने वाली, उस राज्य के हर इश्यूज को अच्छे से टैकल करने वाली को हम क्या बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। So when we talk about India, we'll say there is one central government, that is union government, and then when we'll talk about some particular state, for example Maharashtra, for example Madhya Pradesh, for example UP, so these states will be what? These are the state government, they will certainly have state government, ठीक है। So dual government system चलता है फेडरलिज्म में, मतलब ऐसा है कि अगर एक ये इंडिया है तो एक गवर्नमेंट पूरे इंडिया को नहीं चला रही है, ठीक है, वो छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, बट देयर आर ऑल्सो छोटी छोटी गवर्नमेंट दैट मिलके पूरे इंडिया को चला रही है, ठीक है, ओके। आई होप ये समझ में आया, ठीक है, ये क्लियर है, डुअल गवर्नमेंट है। तो पहला फीचर फेडरलिज्म का क्या है? हमेशा वहां पे दो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, एक सेंटर में होगी और एक स्टेट में होगी, ठीक। दूसरा क्या होगा? थ्री फोल्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से इंडिया में किया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट क्या है? वो लिस्ट जिस उस चीज में जिसमें
सिर्फ सेंटर क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। तो वो ऐसी लिस्ट जहां पे सिर्फ सेंटर डिसीजन ले सकती है, लॉ बना सकती है, वो सारी चीजें आएंगी यूनियन लिस्ट में। ठीक है, तो पावर कैसे डिवाइड किया गया है भाई, काम डिवाइड कर लिया गया है कि ये सर्टेन सेक्टर में हम डिसीजन लेंगे, इस सर्टेन सेक्टर में आप डिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस की बात आई तो क्या करेंगे, सेंट्रल डिसीजन लेगा क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की बात आई तो भाई स्टेट लेगा, बोलेगा कि भाई हमारे स्टेट की जो एग्रीकल्चर का काम है वो हम देखेंगे। ठीक है, वो आप मत देखो, आप बड़ी बड़ी चीजें देख लो, हम लोग अपने छोटी ये जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और सॉरी, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट क्या है, दोनों सेंटर जो करेगा वो यूनियन लिस्ट है, स्टेट जो करेगा वो स्टेट लिस्ट है। ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी कुछ चीजें आती है जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया तो उस पर दोनों लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन सेंट्रल की तरफ से भी दिया जाता है और स्टेट की तरफ से भी दिया जाता है, और ये पूरे इंडिया का सब्जेक्ट भी है, और ये छोटे छोटे लेवल्स पे, लोक पंचायत पे उसका भी इशू है। ठीक है, तो स्टेट भी देख सकता है और सेंटर भी देख सकती है। तो एजुकेशन पे अगर लॉ बनाना है, एजुकेशन पे अगर कोई डिसीजन लेना है तो इट विल बी टेकन बाय बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीजें आती हैं जो कि दोनों की तरफ से किए जा रही है, जो भी दोनों डिसीजन ले सकते हैं। सो द फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तीन तरह की लिस्ट बना दी गई और पावर को डिवाइड कर दिया गया। रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। ठीक है, अब फेडरलिज्म क्या है, पावर जो है वो डिवीजन में है। पावर इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया है। ठीक है, हाउ यूनियन गवर्नमेंट विल वर्क, हाउ स्टेट गवर्नमेंट विल वर्क, हाउ, what are the powers of governor, what are the powers of prime minister, what are the powers of president, okay, everything, what is the power of chief minister। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके दिया गया है। दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें सोर्स मिलता है कि हाँ, एक देयर विल बी अ गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड देयर विल बी गवर्नमेंट इन द स्टेट। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इसे गारंटी करता है, इसका मतलब ये है कि ये इसको एक लेजिटिमेसी मिली हुई है। ठीक है, एक लीगल लेजिटिमेसी हमें मिली हुई है। दैट्स इट। ओके, सो ये गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल्दो द वर्ड फेडरलिज्म इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यस, टू द एक्सप्लेनेशन, इफ वी गो टू द एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड एक्सेप्ट फेडरलिज्म। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट ये लिखा गया है। ठीक है, सो यूनियन ऑफ स्टेट है तो स्टेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और यूनियन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ब्यूटिफुली इसको लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब फेडरलिज्म का एक और चीज क्या है इंडिया में फीचर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट बना दिया गया है, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपना करो जैसे करना, नहीं। फंड्स, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मैनेज करना फंड्स को, कहाँ से पैसा आ रहा है, रेवेन्यू, वो अपना मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट दे कैन आस्क फ्रॉम यूनियन फॉर सर्टेन फंड्स सो दैट दे कैन ऑपरेट वेरी एफिशिएंटली, राइट। सो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमारे फेडरलिज्म का एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है कि स्टेट को पावर मिली है कि वो जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको यूज करके स्टेट का डेवलपमेंट करे। ठीक वैसे ही सेंट्रल को भी ऑटोनॉमी है कि उसके जितने भी रेवेन्यू आ रहे हैं वो उसे यूज करे और देश को और बेहतर बनाए। ठीक है, सो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी यानी दे कैन टेक डिसीजन on themselves, they can take decision about revenue, they can take decision about for spending the expenditure। ठीक है, तो वो सबके लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई है। देन उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब क्या हो रहा है, फेडरलिज्म का बहुत ब्यूटीफुल फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर हमारे देश में जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है एंड अदर डिफरेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अगर ये सारे कोर्ट नहीं होते तो क्या हमारे नॉर्मल सिविल राइट्स जो भी एब्रोगेट होता है, जो भी दिक्कत देते हैं, वो सॉल्व हो पाते नहीं। ठीक वैसे ही ब्यूटीफुल तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई है, जहां पे whenever there is a conflict between the center and the state, there is always एक चीज है क्या कि जुडिशरी इज
कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगी, क्योंकि जुडिशरी इज द थर्ड पार्टी एंड इट इज व्हाट अनबायस्ड, ठीक है, वो किसी की तरफ बायस्ड नहीं होगी इसीलिए, और वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि वो खुद का स्टैंड ले सकती है, उसके डिसीजन यूनियन की धमकी से, स्टेट की धमकी से चेंज नहीं होने वाले, ठीक है, उसको कोई भी खतरा सेंटर या स्टेट से नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब ये होता है, दैट मीन्स अगर वो दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करा रही है सेंटर और स्टेट का, तो दोनों में से कोई मेजॉरिटी या कुछ भी पावर इम्पोज नहीं कर सकता जुडिशरी पे। गेटिंग इट? सो दिस इज द very beautiful feature of federalism. So you have to introduce what is federalism, then you have to introduce all the features of federalism in India. और आप, ये बहुत विजिबल है, आपको अगर याद भी नहीं आ रहा ना बुक से, तो आप विजिबल देखिए अपने अराउंड कि क्या क्या चीज हो रही है। अगर दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई, दो यूनियन और स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो गई, तो सॉर्ट कौन करेगा? ऑफ कोर्स जुडिशरी सॉर्ट करेगी, क्योंकि यूनियन का तो अपना बायसनेस आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा दो लोगों की लड़ाई के बीच में एक थर्ड पार्टी होती है जो अनबायस्ड डिसीजन देगी, ठीक है। तो अनबायस्ड डिसीजन कौन देगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। गेटिंग इट? थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक, यही आपको लिख देना है। नाउ हाउ पावर शेयर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इस आंसर में आपको बस कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एक चीज, ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी सुंदर सा लिख सकते हो, जो भी आपको फेडरलिज्म के बारे में पता हो। यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस कि इंडिया फॉलोज कौन सा टाइप ऑफ फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है, इंडिया होल्ड टुगेदर करती है, तो ये आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। देन यू विल स्टार्ट हाउ द पावर इज शेयर्ड। अब भी मैंने बताया पावर कैसे शेयर्ड होती है। देयर इज यूनियन लिस्ट, ठीक है, देयर इज स्टेट लिस्ट, देयर इज कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन स्टेट लिस्ट में उसके बारे में लिखो कि यूनियन लिस्ट क्या आता है। यूनियन हैज पावर, यूनियन का पावर होता है, इधर स्टेट का पावर होता है, और इधर यूनियन एंड स्टेट बोथ कैन टेक डिसीजन, ठीक है। फिर इसमें और क्या लिखोगे, जो भी एग्जांपल्स है, कौन कौन से सेक्टर आते हैं, डिफेंस आता है, ठीक है, करेंसी आ गई, ठीक है, मतलब ये सब डिफेंस, करेंसी, बैंकिंग आ गया, ठीक है, ये सब कहाँ आएगा? यूनियन लिस्ट में। ये इस सब चीजों पे कौन ले सकता है डिसीजन? यूनियन ले सकती है। स्टेट में क्या आएगा? एजुकेशन नहीं, स्टेट में एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, और डिफरेंट क्या क्या चीज आ सकती है, ट्रेड, छोटा मोटा ट्रेड वगैरह जो नॉर्मल इधर होता है स्टेट के बीच में, इंटर स्टेट के बीच में, वो, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड्स आएंगे, ठीक है। वैसे ट्रेड तो इधर भी आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड आ गया, ठीक है, कॉमर्स आ गया, मार्केट आ गया, ठीक है, देन उसके बाद एजुकेशन, ठीक है, ऑल द टर्शरी एक्टिविटीज वाला कुछ कुछ चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट और यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट, और यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी है कि इफ द स्टेट एंड यूनियन बोथ मेक्स अ लॉ एंड दिस टू लॉज आर इन कॉन्फ्लिक्ट, तो द लॉ मेड बाय यूनियन विल प्रिवेल, ठीक है। ये चीज आपको कॉन्करेंट लिस्ट में एक पॉइंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखोगे कि इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, if there is conflict between union law and state law, ठीक है, union law will prevail, okay, so this is the very basic understanding concurrent list में ये होता है, ठीक है। अब एक और चीज है, एक रेसिड्यूरी पावर होती है, ठीक है, रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर क्या होती है? सपोज जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जितने भी पावर्स थी लगभग सब कुछ लिख दी गई, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के आज 78 इयर्स बाद क्या हो रहा है, चीजें बहुत बदल गई है। एआई आ गया है, आईटीज आ गई है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई है जो उस वक्त इतनी रेलिवेंट नहीं थी, आज बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। तो ऐसे सेक्टर, ऐसी चीजें जो आज नई नई आई है, जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं लिखी है, जो स्टेट लिस्ट में भी नहीं लिखी है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं लिखी है, वो सारी जो हेडिंग्स हैं उसको
रेसिड्यूरी पावर में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो इन तीनों में मेंशन नहीं है वो रेसिड्यूरी पावर है, और उस पे लॉ सिर्फ यूनियन बना सकता है। ठीक है, यूनियन कैन ओनली मेक लॉज ऑन द रेसिड्यूरी। ठीक है, इसे मतलब जो बचा खुचा है। ठीक है, सो रेसिड्यूरी पावर लाइज ओनली विद द यूनियन गवर्नमेंट, ऑलवेज रिमेंबर इट। ये मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आंसर में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आपने ये 3 चीज बता दी, ठीक है, आपने ये पॉइंट बता दिया, ठीक है, देन यू विल एंड विद दिस कि एक रेसिड्यूरी पावर होती है जो कि सिर्फ यूनियन के पास है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इस तरह से आंसर लिखना बहुत शॉर्ट में। आप इसको कॉलमिनर आंसर बना सकते हो, या पैराग्राफ में एक पैराग्राफ यूनियन लिस्ट का कर दिया, एक स्टेट लिस्ट का कर दिया और एक कॉन्करेंट लिस्ट का कर दिया, फिर लास्ट में एक लाइन दे दी रेसिड्यूरी पावर के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल आंसर आपका हो जाएगा। अगर 4 के लिए आएगा तो 4 मिल जाएगा, 3 के लिए आएगा तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इट। तो ये याद रखना हमेशा यूनियन, और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो याद करना, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सो वो सारे सब्जेक्ट्स को एक बार याद कर लेना बाय हार्ट कि यूनियन लिस्ट में क्या है, डिफेंस है, करेंसी है, बैंकिंग है, ठीक है, एटसेट्रा करके चीजें याद कर लेना। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। नाउ नेक्स्ट, what role does language play in Indian federalism? This is also another very good question. ठीक है, और ये बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल भी रहा है ये थीम, ये टॉपिक, कि लैंग्वेज हमारे इंडियन फेडरलिज्म को कैसे अफेक्ट करती है या सपोर्ट करती है। क्या ये अफेक्ट कर रही है और क्या ये सपोर्ट कर रही है? अफेक्ट कर रही है या सपोर्ट? ठीक है, तो आंसर में आपको हमेशा पॉजिटिव चीज लिखनी है। जब भी आप आंसर लिखो, चीजों को इस तरह से लिखो कि थोड़ा पॉजिटिविटी दिखे, आपको ऐसा ना लगे आप बहुत ही बड़े क्रिटिक हो हर चीज के। ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। when there will be a question that critically answer it, what are the pros and cons, तब आप थोड़ा नेगेटिव चीजें बोलो, वरना आप ऐसे ही लिखो, अच्छी चीजें लिखो, अच्छा मूड बना के। ठीक है, तो सपोर्ट ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे स्टार्ट करोगे आंसर? लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in Indian federalism. Federalism. How? कैसे रोल प्ले करता है? सबसे पहला, बाइंडिंग द नेशन। नेशन को बाइंड करता है। ठीक है, हाउ? एक लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है, और कुछ लैंग्वेज है जो कि रीजनल लैंग्वेजेस है। ठीक है, अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अगर स्टेट्स को डिवाइड नहीं किया होता, ठीक है, स्टेट वर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेस, इफ द स्टेट्स वर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल we see in India there are different state, they identified by different languages, right? They represent different language. For example, Maharashtra represent Marathi, right? Then Bengal represent Bengali, right? A language, okay? Then Tamil, it represent, Tamil Nadu represent the language Tamil. ठीक है, सो इसी तरह से डिफरेंट स्टेट्स हैं, दे represent different languages, right? और इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड करने का मतलब ये नहीं था कि हम इंडिया को बिल्कुल हेट्रोजीनियस बना दे रहे हैं। ठीक है, हम इंडिया को बिल्कुल तोड़ देंगे, अलग अलग सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे कि भाई मेरा लैंग्वेज ज्यादा अच्छा है, आपका लैंग्वेज ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं, आपका लैंग्वेज खराब है, मेरा लैंग्वेज अच्छा है, ऐसा अगर हम बोले, ऐसा नहीं है। हर एक लैंग्वेज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, रिकॉग्निशन दिया गया। इससे हमने देश को डिवाइड नहीं किया है। इनफैक्ट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने उस रीजन को उस लैंग्वेज से आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, जिससे लोगों को एक फीलिंग ऑफ रिकॉग्निशन मिली कि यस वी आर रिप्रेजेंटेड।
ठीक है। और जब लोगों को ये फीलिंग आई कि हमको रिप्रेजेंटेशन मिला है, लोग यूनिटी में रहने लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल श्रीरामुलु उनका जो जो प्रोटेस्ट था तेलंगाना बनाने के लिए, ठीक है, तेलंगाना के लिए, ठीक है, अगर वो तेलंगाना का स्टेट नहीं बनाया जाता ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर लैंग्वेज दे स्पीक, ठीक है, सो अगर ये लैंग्वेज के बेसिस पे ये स्टेट नहीं बनाया जाता तो माइट बी पॉसिबल दैट देयर वुड हैव बीन अ chaos इन सोसाइटी, देयर वुड हैव बीन अ सेडिशन इन द सोसाइटी, ठीक है। टू प्रिवेंट दैट तेलंगाना वाज फॉर्म्ड, ठीक है। अब तेलंगाना बनने के बाद क्या हुआ, कोई रीजन ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि क्यों तेलंगाना को बना दिया, राइट, और तेलंगाना को नहीं बनना चाहिए था, ठीक है, ऐसा नहीं। लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिला, तेलंगाना के लोग खुश हुए और तेलंगाना ने इंडिया की रिस्पेक्ट की, अदरवाइज दे वर टॉकिंग अबाउट अ सेपरेट नेशन, राइट। सो सेपरेट नेशन वाली बात क्यों आ रही है, जब हम उस लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है। जैसे ही हमने रिकॉग्निशन दिया उस लैंग्वेज को, लोग और अच्छे से एक साथ इंडिया में रहने लगे, राइट। सो द लैंग्वेज, द इंडियन फेडरलिज्म, the language policy in Indian federalism addresses the issue of non-recognition and it binds India. And it binds India together. It holds India together. ठीक है, so ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, लैंग्वेज का रिकॉग्निशन, ठीक है। लैंग्वेज का रिकॉग्निशन इस तरह से है कि देयर इज नो डोमिनेंस ऑफ सिंगल लैंग्वेज, ठीक है, नो डोमिनेंस ऑफ single language. Even the Hindus and the Hindi speaking population is in majority, but over on the top of that also India does not have any national language, ठीक है। language no dominance of one majority वाला language, ठीक है, कोई मेजोरिटी के लैंग्वेज का डोमिनेंस नहीं है। इनफैक्ट देयर आर 22 scheduled लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज इज बीन रिकॉग्नाइज्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड एंड देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज। इससे हमें समझ में आता है कि हम इंडिया के फेडरलिज्म को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि हम लैंग्वेज पॉलिसी इस तरह की ला रहे हैं जहाँ पे किसी एक लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। हालांकि मेजॉरिटी में हिंदी बोली जाती है, इसलिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी है, लेकिन इनफैक्ट अगर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो रिकॉग्निशन में साउथ में क्या हो रहा है, साउथ में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, ठीक है, क्योंकि सदर्न पीपल वो क्या करते हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाते, तो देयर आर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने अनलाइक श्रीलंका, यहाँ पे भी ब्यूटीफुली लिख सकते हो कि अनलाइक श्रीलंकन पॉलिसी वी हैव नॉट मेड डोमिनेंट डोमिनेंट लैंग्वेज स्पीकर्स, उनके कम्युनिटी के लैंग्वेज को हमने क्या किया, एक डोमिनेंट वो नहीं बनाया, हमने उसको इम्पोज नहीं किया है, रादर वी हैव created an official language कि yes these are 2 official language, we can communicate in that, and बाकी 22 other language these are recognized, okay। आप इसमें भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिशियल 2 लैंग्वेजेस है जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज हो सकती है, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखोगे तो हर स्टेट में जो अपन सीबीएसई का पेपर देते हैं, हर स्टेट में आप जब भी एग्जाम देते हो 2 लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश और हिंदी, राइट। जब भी आप सीबीएसई का पेपर देंगे, जब पेपर ओपन करेंगे तो यू विल सी 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, ओके। सो सबके लिए ये चीज है, ठीक है। सो ब्यूटिफुली हैंडल्ड। तो लैंग्वेज पॉलिसी बहुत अच्छे से इंडिया को होल्ड करती है, इंडिया के हर इंसान को उसके राइट्स के लिए मतलब प्रोटेक्ट करती है, लैंग्वेज राइट्स के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करती है। तो ये सब सारी चीजें आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ लैंग्वेज पॉलिसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेडरलिज्म, राइट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में 3 इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, जेंडर के बारे में, रिलीजन के बारे में और कास्ट के बारे में, ठीक है। सो जेंडर और जो कास्ट का चीज है ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये दो तो इम्पोर्टेंट थिंग्स है। रिलीजन थोड़ा सा
कम ही पूछा जाता है, ठीक है, बट फिर भी पढ़ के तो जाना ही है सब, ठीक है। सो हाउ डज जेंडर इनइक्वालिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इंडिया, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी होता क्या है और वो इंडिया में मैनिफेस्ट कैसा कर रहा है, मतलब इंडिया में है कैसे, किस किस रूप में है, किस तरह से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो अब इंट्रो क्या देंगे हम, जेंडर इनइक्वालिटी होती क्या है, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, कुछ नहीं, एक प्रेफरेंस देना, ठीक है, किसी एक जेंडर को, ठीक है, या बायस रहना किसी एक जेंडर को लेके, ठीक है। अब इन इंडिया के केस में फीमेल को लेके ही बायस होते हैं, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स, द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग विथ फीमेल्स, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी, बायसनेस, preference over one gender over the other gender. In the case of India, it is mostly the preference for male rather than female, ठीक है। कोई ऐसा काम कि एक थॉट ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल अ थॉट दैट दिस वर्क इज नॉट फॉर फीमेल, या दिस वर्क शुड बी डन ओनली बाय फीमेल, ठीक है। ये जब इस तरह के थॉट्स आते हैं देन इट इज कंसिडर्ड जेंडर बायसनेस, जेंडर इनइक्वालिटी, और आप इसको इस स्टीरियोटाइप को लेके चलते रहो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इंडिया में मैनिफेस्टेशन कैसे है इसका मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लेवल्स पे है, ठीक है। एजुकेशन के लेवल पे है, ठीक है, इकोनॉमी के लेवल पे है, सोशल लेवल पे है एंड पॉलिटिकल लेवल पे है, ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पे, ओके। नाउ एजुकेशन लेवल पे क्या है, इकोनॉमी लेवल और सोशल पॉलिटिकल क्या है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में when we talk about gender inequality in education sector we see high dropouts, ठीक है। या लिटरेसी गैप देखते हैं, लिटरेसी गैप किन में देखते हैं, लिटरेसी गैप क्या है, बुक्स में आपके सर्टेन डेटा दिए गए हैं, वो काफी आउटडेटेड है बट ठीक है वही दिए हैं तो उसी को आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो 65, 66 इस तरह के कुछ परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली 65% क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट है, और वहीं 86 के समथिंग आपका है मेल लिटरेसी रेट, ठीक है। दैट मीन्स ह्यूज गैप बिटवीन द फीमेल के एजुकेशन में और मेल के एजुकेशन में। दैट दिस represents what, this shows what, that more males are being made मतलब educated, they are made educated but the female are not that much that who are getting educated, ठीक है। सो लिटरेसी गैप दिखा रहा है यहाँ पे। सो एजुकेशन में इंडिया के ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो मैनिफेस्ट कैसे कर रही है, एजुकेशन में कैसे कर रही है इनइक्वालिटी मैनिफेस्ट, हाउ, हाई ड्रॉप आउट्स। एक सर्टेन टाइम के बाद फॉर एग्जाम्पल 12वीं तक पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेगी, छोड़ दे पढ़ाई, ठीक है, छोड़ दिया तो ड्रॉप आउट करा के शादी करवा दी उसकी, ठीक है। तो जितना ज्यादा 12th के बाद ड्रॉप आउट या 10th के बाद ड्रॉप आउट करवा रहे हैं लड़कियों को कि आगे पढ़ने की अब जरूरत नहीं, अब शादी ब्याह कर लो, ठीक है। सो दिस इज द वेरी प्रॉब्लम। इट इज नॉट वेरी it is not very frequent in urban areas but it is very frequent in rural areas, ठीक है। बहुत सारे कंट्री साइड वाले रीजन में, गांव दराज रीजन में आज भी ये है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स है, ओके। तो हम लोग जब आसपास अपने देखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया दिखती है, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में, कंट्री साइड एरियाज में इट इज स्टिल प्रिवलेंट। अभी आप लोगों को सुन के लगता है ये कौन करवाता होगा, आज तो सब पढ़ते हैं, राइट, नो, दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे गांव में ऐसा अभी भी है, ठीक है। इवन आज का जो रेलिवेंट आज की डेटा है वो 74 to 75% ही है फीमेल लिटरेसी रेट, जहां पे लड़कों का रेट 90 के आसपास वो कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। सो हाई ड्रॉप आउट और लिटरेसी गैप, इस तरह से हमारे इंडिया में एजुकेशन के सेक्टर में
जेंडर इनइक्वालिटी क्या कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, आज भी ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमी। हाउ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वी सी जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इकोनॉमी में कैसे दिख रहा है, वेज, लो वेज। ठीक है, अक्सर देखा जाता है, बहुत ही हाई प्रोफेशनल एनवायरमेंट में नहीं, बट डिफरेंट ऐसे रीजन में जहां पे वेज, ठीक है, वेज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है वो काम कर रही है, एक मेल है वो काम कर रहा है। ठीक है, उस मेल को 500 पर डे मिल रहा है। ठीक है, 500 पर डे, बट फीमेल को क्या मिल रहा है, वही चीज उनको 250 में काम करवा रहे हैं। वही काम है फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन साइट पे सामान को उठा के लेके जाना है। ठीक है, तो वही काम का फीमेल को 250 रुपए मिलेगा, लेकिन वही काम का मेल को 500 मिलेगा। सो फीमेल क्या करती है, रिकॉग्निशन के लिए काम करना चाहती है, राइट, तो वो लोग किसी भी प्राइस पे हाँ बोल देती है, ठीक है सर आप तो हमको दे दो, बट 250 रुपए ही दे दो हमको, लेकिन हमको काम करना है। ठीक है, हमको कुछ पैसे अर्न करना है। तो वो लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं, फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव, ज्यादा से ज्यादा काम करा के कम पैसे में अपना निकल लेते हैं, राइट। पर ये क्या है, ये भी इकोनॉमिक उसमें मैनिफेस्टेशन है जेंडर इनइक्वालिटी का। उसी वर्क के लिए अगर आप किसी मेल को उतना पे कर रहे हो, तो फीमेल को भी उतना ही पे करो, मैन पावर तो उतना ही लग रहा है, काम तो उतना ही हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ इट मैनिफेस्ट इन इंडिया। वेज, लो वेज करके आप क्या कर दे रहे हो, जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हो। ठीक है, कई सारे प्रोफेशनल एनवायरमेंट में भी देखा गया है कि सर्टेनली फीमेल्स आर पेड लो एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसी में एक और चीज है इकोनॉमी में, रिकॉग्निशन नहीं है काम का। ठीक है, ऑन एन एवरेज एवरी फीमेल, ठीक है, वर्क्स 1 आवर मोर देन मेल। ठीक है, ये एक डेटा है, ऑन एन एवरेज ये होता ही है कि 1 घंटा ज्यादा ही वुमेन काम करती है, बस वो काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इट इज अनपेड वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी इज वर्किंग एट होम, शी इज डूइंग एवरी हाउस चोर्स, so it is not recognized as an economic activity. ठीक है, it is not in fact considered as work. So women के साथ gender inequality कैसे हो रही है कि if a male is working in any office or in any sector, he is considered he is working, but a female, a housemaker, a homemaker or a housewife, she is working at home, it is not even considered as work. Like for example, what are you doing, क्या करती हो तुम घर पे, काम कुछ तो नहीं रहता, राइट। सो दिस काइंड ऑफ, इट इज नॉट इन अर्बन एरियाज, बट इट इज मैनिफेस्टेड इन द रूरल एरियाज। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड इन ऑल्सो इन अर्बन एरिया ऑल्सो दे मैनिफेस्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट व्हाट डू यू डू इन ऑल डे, क्या ऐसा क्या करती हो, राइट। ये सब चीजें क्या करती है, डिग्रेड करती है वुमेन की पोजिशन, कहाँ पे, पूरे सोसाइटी में, राइट। सो जो वर्क है इकोनॉमिक टर्म्स में वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, राइट। सो आप ये वाला पॉइंट लिख दो, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख दो। फिर सोशल, एट सोशल लेवल क्या होता है, प्रेफरेंस, बहुत ही कॉमन है ये चीज, प्रेफरेंस ऑफ सन ओवर डॉटर्स। ठीक है, ओवर डॉटर्स। फीमेल फिटिसाइड्स के बहुत केसेस होते हैं, इनफैक्ट एजुकेटेड पीपल ऑल्सो मैनिफेस्ट दिस थिंग्स। ठीक है, ये जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, एजुकेटेड से एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड लिटरेट पीपल तो करेंगे ही, एजुकेटेड पर्सन ऑल्सो समटाइम्स प्रेफर सन ओवर द डॉटर, राइट। तो सोशल में क्या हो जाता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक इकोनॉमी में टर्म लिख सकते हो, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यू आर डिवाइडेड, यू आर पेड ऑन द अकॉर्डिंग टू व्हाट जेंडर यू हैव। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो ड्रॉप करने लगता है। ठीक है, लड़कियां कम होने लगती हैं, लड़के ज्यादा होने लगते हैं, बिकॉज प्रेफरेंस ओवर सन। और ये ऐसा नहीं है, लड़कियों को मार भी दिया जाता है। ठीक है, so these are certain areas where how the gender inequality manifests itself. Okay, now political, अब पॉलिटिकल वे में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है, वो भी 2026 के बाद ही आएगा। लोकसभा में फीमेल के लिए रिजर्वेशन नहीं था, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी फीमेल के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत
कम वुमेन्स है जो कि पॉलिटिक्स के अंदर है, रिप्रेजेंटेड है, बाकी बिल्कुल लो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में। सो जब वुमेन पॉलिटिक्स के उसमें रिप्रेजेंट की जाएंगी, when women will work in Lok Sabha, when women will work in Rajya Sabha, in the state assemblies, then only women की condition के लिए वो कुछ laws ला पाएंगे, right? क्योंकि all the males are making the laws for women, the very horrific irony we can say, right? So there is an irony that all males are making laws for all women, all females, right? तो इसीलिए वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम को प्लेटफॉर्म पे लाएगा कौन? सो यू कैन राइट दीज ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर आंसर टू मेक योर आंसर वेरी इंटरेस्टिंग, और मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज हाउ इन इंडिया द जेंडर इनइक्वालिटी मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज अफेक्ट्स पॉलिटिक्स इन इंडिया। वेरी, मतलब इस पे तो आप लोग पूरा पेज लिख सकते हो। आप सब लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि हाउ कास्ट हैज अफेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स, राइट? कास्ट का पॉलिटिक्स में, इन पॉलिटिक्स, ठीक है, और पॉलिटिक्स इन कास्ट, इस तरह से आप चीजों को बता सकते हो। How you will make them understand? सबसे पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स एक्सप्लेन कर दो। कैसे होगा कास्ट इन पॉलिटिक्स? कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में, ठीक है, कास्ट अपील करते हैं, राइट? कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं वो किसी एक बड़े कास्ट के ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक प्रोमिनेंट कास्ट ग्रुप है, उसमें से एक कैंडिडेट बुलाया कि आप आओ, आप यहाँ पे खड़े हो इलेक्शन में, ठीक है? और अब क्या करेंगे ये लोग? कास्ट अपील करेंगे कि हम इस कास्ट के लिए वोट बैंक, जस्ट फॉर वोट बैंक क्या होता है, ये काम किया जाता है। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स में कास्ट किस तरह से आ रहा है? एक कैंडिडेट लाया, ठीक है, तो कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया एक पर्टिकुलर कास्ट, फ्रॉम पर्टिकुलर कास्ट, ठीक है, फ्रॉम कास्ट, एक पर्टिकुलर डोमिनेंट कास्ट होगा वो, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है कास्ट का। तो अगर उसको हमने कॉन्फिडेंस में लिया तो बहुत ज्यादा वोट्स हमारे पास आ सकते हैं, फॉर, ठीक है? तो ये किसी पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी पूरी पॉपुलेशन इसी को वोट देगी, ठीक है? इस तरह का इंटरप्रिटेशन है, इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? ओके, नाउ अब आगे कास्ट अपील कर रहे हैं, हम इस जाति के लोगों का इतना भला करेंगे तो आप लोग हमें वोट दें, यही चीज है कास्ट अपील, ठीक है? फिर और क्या कर सकते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स के लिए? और क्या कर सकते हैं? पॉलिटिक्स प्रेफरेंसेस, ठीक है? डिफरेंट कास्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर उसको प्रेफरेंस देंगे और उन्हीं के कैंडिडेट्स को लाएंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा अपना कास्ट इन पॉलिटिक्स। और भी पॉइंट्स है, ठीक है, वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या करोगे? कास्ट के, एक सेकंड, सॉरी, ठीक है? तो पॉलिटिक्स इन कास्ट कैसे होगा? कास्ट एक्सपेंशन, होलिएशन बनाएंगे,
कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। कास्ट एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं भाई, एक ही कास्ट में जैसे थोड़ा बहुत सिमिलर कास्ट है, ठीक है, तो उनको ग्रुप कर लेंगे, आ जाओ हमारे साथ मिलके हम बहुत बड़ी कास्ट बनाएंगे, ठीक है, और हम वो सारे वो वाले कास्ट को हरा देंगे, राइट। तो इस तरह से पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट में पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, कि ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ कास्ट है, जो सिमिलर कास्ट है उनको साथ में ले लो, ठीक है, फिर हम इलेक्शन में खड़े होंगे और फिर हम एक डोमिनेंट ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारे कास्ट का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। सो इस तरह से कास्ट में पॉलिटिक्स हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स इन कास्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये सब चीज करने के बाद क्या करते हैं ये लोग, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, अलग अलग एरिया से वोट इकट्ठा करने के बाद क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। सो दिस इज हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज अफेक्ट्स द पॉलिटिक्स इन इंडिया। अलग अलग कास्ट है, ठीक है, जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा तब तक पॉलिटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रहेगी, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू इन्फ्लुएंस पीपल हु आर डिवाइडेड ऑन सर्टेन बेसिस, ठीक है, कोई भी किसी के बीच में अगर मतभेद है, सो दे ऑल द मतभेद जो डिस्प्यूट है उनके बीच में, दे बिकम वेरी वल्नरेबल, ठीक है, कि कोई उनका फायदा उठा ले, ठीक है, बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वट एवर द सेइंग इज, सो दीज काइंड ऑफ सेइंग्स कम्स इनटू द प्लेस जब हम क्या करते हैं, किसी कास्ट के लोग हैं आपस में, दो जन लड़ रहे हैं तो एक का फायदा उठा लेते हैं, कोई डोमिनेंट क्लास है जो कि लड़ रही है, तो डोमिनेंट कास्ट को आप क्या कर रहे हो, पॉलिटिक्स के अंदर नेगोशिएट करके, चिकनी चुपड़ी बांट करके क्या कर रहे हो, उनको अपने पार्ट में, अपने गवर्नमेंट के उसमें ले रहे हो, ठीक है, पार्ट बना ले रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक इकट्ठा कर ले रहे हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, ठीक है, इसी को एक्सपैंड करना है बुलेट पॉइंट्स में, ठीक। नाउ what are political parties, explain their function, the very direct question, political parties होती क्या है, क्या होती है political parties, they are associations, ठीक है, और group of individuals for certain purposes or to form, need to get represented institutions represented in government, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टीज होती है जो कि कंट्री के पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, कंट्री के पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये क्लियर है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दो, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी दी गई है उसको लिख दो, ठीक है। देन उसके बाद क्या करोगे, उसके फंक्शन बताओगे, क्या फंक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कंटेस्टिंग इलेक्शन, ठीक है, ठीक है, कंटेस्टिंग इलेक्शन कर दिया, फिर फॉर्मिंग गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, ऑपोजिशन बनाना, ऑपोजिशन पार्टी फॉर्म करना गवर्नमेंट में, इन गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना एज अ पब्लिक सर्वेंट, ये लोग क्या कहलाते हैं, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। सोसाइटी को मोर डेवलप बनाते हैं, ठीक है, सोसाइटी को और अच्छा प्लेस बनाते हैं, मेक गुड प्लेस टू लिव, ठीक है। हालांकि इट इज रियली वेरी आयरनी, बट यस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कंटेस्ट इलेक्शन, कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं,
ठीक है, फिर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर देयर इज एन इलेक्शन, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हार जीत लगती है, राइट। देन उसके बाद जो जीतता है मेजोरिटी में वो गवर्नमेंट बनाता है, और जो माइनॉरिटी में होता है वो ऑपोजिशन गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। माइनॉरिटी में होता है वो ऑपोजिशन गवर्नमेंट बनाता है। ये क्या करता है, गवर्नमेंट पे चेक रखता है, पब्लिक ओपिनियन शेप किया जाता है। जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है, पब्लिक ओपिनियन उस कंट्री का नेचर उस तरह से होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, पब्लिक ओपिनियन शेप कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक सर्वेंट होती है, तो वेलफेयर के लिए काम करती है, देश की डेवलपमेंट की दिशा किस ओर जाएगी ये पॉलिटिकल पार्टी ही डिफाइन करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी सेक्युलर है, ठीक है, तो कंट्री सेक्युलर बनती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी एक रिलीजन को लेके, एक कास्ट को लेके टिल्टेड होती है, तो उस देश का नेचर उस तरह से हो जाता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी डेवलपमेंट ओरिएंटेड होती है, कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेड होती है, तो उस देश की इकोनॉमी बढ़ती है, राइट। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोशल वेलफेयर ज्यादा अच्छा सा करती है, तो उस देश का सोशल कैपिटल क्रिएट होता है, सोशल बढ़ता है, ठीक है, सोसाइटी वेलफेयर में जाती है, राइट। सो आइडियोलॉजी क्रिएट करती है। इट डिपेंड्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द political party that shapes the opinion of the public, that shapes the fate of the nation, right? So this is what the functions of political party, and this is what the political parties actually are, right? So ये सारी चीजें आपको मेंशन कर रही है। अगर एक एक लाइन ये पॉइंट डाल के एक एक लाइन आपने एग्जाम्पल के साथ या बिना एग्जाम्पल के भी लिख दिया, ठीक है, सो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई एक मार्क्स नहीं कटेगा, इसमें आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा, अगर आपने सिर्फ इसको लिख के एक लाइन इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। तो ऐसा कर दिया, फुल मार्क्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी सर्टेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। नाउ नेक्स्ट now next explain the challenges faced by एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं अपन, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा नेगेटिव बात कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिविटी के बारे में ही पूछा है, चैलेंजेस पूछा है कि क्या दिक्कत है इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में, ठीक है। सो अब इसमें क्या क्या बता सकते हो आप, बहुत सारी चीजें बताने को, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। देयर इज डायनेस्टिक सक्सेशन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी और डायनेस्टिक सक्सेशन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी फेस करते हैं, ठीक है। इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन गैप है, प्रेफरेंस है, ठीक है,
लॉयल्टी टूवर्ड्स सर्टेन ग्रुप और पर्सन, ठीक है, ये हो सकता है। ये ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन गैप है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोगों को पूरी बात पता है और कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही, ठीक है। कुछ लोगों का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, ओपिनियन ही नहीं ले रहे हैं, नो ओपिनियन, ठीक है। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सबके ओपिनियन से लिया जा रहा है। तो एवरीवन इज नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द पार्टी, इनसाइड द पार्टी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, वन ऑफ द इशू दैट द पॉलिटिकल पार्टी लैक्स इंटरनल डेमोक्रेसी, राइट। सो इंफॉर्मेशन गैप है, सबको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। देयर इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, किसी एक इंसान को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है, और कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं उनको कुछ बोले ही नहीं जाना, ठीक है। सो ये हो गया प्रेफरेंस। देन उसके बाद लॉयल्टी टुवर्ड्स अ सर्टेन ग्रुप। फॉर एग्जांपल, ये पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, ठीक है, ये उसकी फैमिली वाले हैं, ठीक है, या उसके क्लोज फ्रेंड्स है, ठीक है, क्लोज रिलेटेड, ठीक है। बाकी सारे लोग जो ज्वाइंट हो रहे हैं पार्टी में, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं है। इन्हीं लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि किसको अब पावर मिलेगी, कौन कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, क्या क्या क्या, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, प्रॉपर वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि नेक्स्ट इलेक्शन में कौन सा किसको खड़ा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वोटिंग होनी चाहिए। जो केपेबल है वो स्टैंड करे कि हाँ मैं इस पोस्ट के लिए, इस एरिया के लिए मैं आना चाहता हूँ, फिर सब लोग वोट करें कि क्या इसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग शुड हैपन, बट इट इज नॉट डन। देयर इज अ लॉयल्टी टुवर्ड्स सर्टेन ग्रुप, टुवर्ड्स सर्टेन पीपल, and there are only few important faces of political party. Not everyone is properly represented, ठीक है। So this is what the problem. Now dynastic succession क्या हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो सर्टेन फैमिली से बिलोंग करती है। नाउ ये फैमिली के ही लोग आगे 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 उस पॉलिटिक्स के पार्टी के हेड बनेंगे, ठीक है। नो डाउट आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया है, आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को इंट्रोड्यूस किया है, वेल फुली डेवलप किया है, दैट डज नॉट मेक दैट आपकी ही फैमिली मेंबर इसको आगे चलाएगी, राइट। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ डायनेस्टी सक्सेशन और इन द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि प्रॉपरली रिप्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा है। यही जो चीज है ना इंटरनल डेमोक्रेसी की, जो केपेबल है, केपेबल, ठीक है, उसको नहीं मिल रहा है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी में एक प्रॉपर स्टैंड या चेयरमैनशिप या जो भी लीडरशिप है, जो भी चीज है वो नहीं मिल रही। अदर देन वो क्या हो रहा है, फैमिली मेंबर ही है जो वो एक हाईएस्ट पोस्ट को अक्वायर करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एक टाइप का धोखाबाजी है टाइप। जी हो गया, ठीक है। सो एक टाइप का ही फैमिली मेंबर आता है, ठीक है। ये क्या लीड करता है, नेपोटिज्म को लीड करता है, नेपोटिज्म, ठीक है। तो आप इस पॉइंट में लिख सकते हो कि नेपोटिज्म रादर देन मेरिटोक्रेसी, ठीक है, रादर देन मेरिटोक्रेसी, ठीक है। नेपोटिज्म को फॉलो कर रहे हैं, मेरिटोक्रेसी को नहीं दे रहे हैं कोई वो अध्यरेंस। क्यों, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए ना, जो जितना कैपेबल है उसको उतना ज्यादा आप पावर में लाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर देयर इज ऑल्सो इशू ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है। मनी एंड मसल पावर कैसे हो रहा है, देयर इज ऑल्सो इशू ऑफ मनी एंड मसल पावर। क्या हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, सेशन इन पॉलिटिक्स। अब ये कैसे हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है, करप्शन करेंगे, ठीक है, अलग अलग तरह से, या तो धमकी देंगे, डरा के रखेंगे, या मारने काटने की धमकी दे देंगे, ठीक है, व्हाटएवर, जो भी, मतलब मूवीज अपन ने देखा है अक्सर ऐसे ही होता है, राइट। किसी को धमकी दे देते हैं, मसल पावर दिखाते हैं कि हम तुमको पीट देंगे, या मनी दे के करप्ट करके सामने वाले को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है ना,
अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा दो, आपको पावर मिल जाएगी, ठीक है। This kind of criminalization of politics, this kind of criminal involvement in politics, it is also problem and challenge to political parties, ठीक है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, ठीक है, सब लोग एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, पावर इसको दे रहे हैं, पैसा इसको ले रहे हैं, राइट। सो दिस इज द मेन 3 challenges वी टॉक अबाउट, ठीक है। ये चैलेंज है हमारे ये चैलेंज है हमारा पॉलिटिकल पार्टी का, और इसी को आपको इलैबोरेट करके आंसर में लिखना है, ठीक है। तो 3 बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इलैबोरेट करना है और आंसर में लिखना है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सजेस्ट एनी 2 रिफॉर्म्स इंप्रूव पॉलिटिकल पार्टीज। कोई 2 रिफॉर्म बताओ जो पॉलिटिकल पार्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं। भाई सिंपल है, एक इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी, इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे होगा? बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, ठीक है, एंड अदर वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। वोट करके लीडर्स बनाओ, ठीक है। फेयर इलेक्शन करो विद इन द पार्टी, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करोगे? डायनेस्टिक सक्सेशन को रिमूव, प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स, ठीक है, प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स यानी कि रिमूव डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन, ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन को रिमूव करो। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसी में पॉलिटिकल पार्टीज को इंप्रूव करने के लिए? जो क्रिमिनलाइजेशन है, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि लेस करप्शन, रिफॉर्म्स रिगार्डिंग एंड रूल इंट्रोड्यूस करो, जिससे विद इन पार्टी करप्शन रिमूव हो और रिड्यूस हो, ठीक है। तो ये कर दिया, ठीक है। वुमेन्स के लिए कोटा ले आए, ठीक है, कोटा ले आए किस चीज का? ज्यादा से ज्यादा फीमेल का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि देखा हमने कि रिप्रेजेंटेशन का नहीं है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन विद इन द बॉडी, विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज में है ही नहीं, ठीक है। तो आप इनके लिए कोटा लाओ कि इतने % तो वुमेन होंगी, ठीक है। फिर आप क्या करो? डेमोक्रेटिक बनाओ उसको, जो भी डिसीजन है शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, everyone should participate for the certain decision कि कौन सा इलेक्शन, कौन सा कैंडिडेट कौन से इलेक्शन के कौन से पोस्ट पे आएगा, राइट, कौन से एरिया के, ठीक है। फेयर इलेक्शन विद इन द पार्टी, चेयरमैन बनाना है, लीडर बनाना है, आप इलेक्ट करो, ठीक है। देन उसके बाद रिमूव प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स करो, हटाओ, ठीक है। तो रेगुलेट इंटरनल अफेयर करो, रेगुलेट इंटरनल अफेयर, ठीक है। इंटरनल अफेयर रेगुलेशन होना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी में, ये थर्ड पर्सन को देखना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद रिफॉर्म रूल इंट्रोड्यूस लाओ, एक कुछ सर्टेन रूल गाइडलाइंस ला दो पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कुछ एफिडेविट्स इशू कर रहे हो तो आपका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है? एफिडेविट्स, ठीक है, तो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है? क्रिमिनल हिस्ट्री बताओ,
एफिडेविट्स में बताओ। जब आप नॉमिनेशन पेपर साइन करते हो तो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है वो बताओ आप, कि क्या आप कभी इस किसी केस के लिए अंदर गए हो, किसी फॉल्स एलिगेशन के अंदर या किसी ट्रू एलिगेशंस के अंदर गए हो, ठीक है, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो पूरा हिस्ट्री चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा भारी क्रिमिनल होंगे उतने ज्यादा उनका नेटवर्क बड़ा होगा, नेक्सस बड़ा होगा, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी करप्ट होगी, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स के रिफॉर्म थे वो लाओ, ठीक है, जिससे फंडिंग कहाँ से आ रही है पार्टी की वो पता चले, ठीक है। सो इस तरह के रिफॉर्म्स आप इसमें लिख सकते हो। 3-4 रिफॉर्म्स मैंने बता दिए, वो आप उसको डाल दो उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों है, ठीक है। अभी डेमोक्रेसी पहले बता दो, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, और यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव 2 वर्ड्स दिए हैं, हमें बस इसके बारे में लिखना है कि व्हाई डेमोक्रेसी, जो चैप्टर है, ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में व्हाई डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें आंसर वही लिखना है। तो डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज एवरी एक्शन, गवर्नमेंट्स actions are responsible to people, ठीक है। people पता करेंगे, people बताएंगे कि people को आप अकाउंटेबल हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्या किया, कुछ काम ऐसे कर दिए जो गड़बड़ कर दिए, तो यू विल बी हेल्ड अकाउंट टू पीपल, पीपल कैन रिमूव यू, पीपल कैन रिमूव, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो एक्शन जनता के लिए सही नहीं है, कंट्री के लिए सही नहीं है, तो उससे आप पीपल क्या कर सकते हैं, आपको रिमूव कर सकते हैं। तो आप यू आर अकाउंटेबल टू पीपल, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव कैसे है, रिस्पॉन्सिव सेम वही पॉइंट आएगा, लेकिन थोड़ा सा तड़का है इसमें कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, ठीक है। सो गवर्नमेंट विल ऑलवेज टेक सच स्टेप दैट इज फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, कि उन्होंने क्या किया, क्यों, क्योंकि पीपल देयर इन डेमोक्रेसी पीपल हैज राइट टू इलेक्ट देम, एंड इफ दे विल डू एनीथिंग, any action that is against the general welfare of public, then the people have all the right to remove that government, ठीक है। डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। हाँ मैम, यहीं पे पॉज कर दीजिए। So the democracy produces accountable and responsive government. अभी हमने ये डिस्कस किया कि accountable government कैसे हो रही है, गवर्नमेंट के एक्शन क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं पीपल के वेलफेयर पे, ठीक है, क्योंकि पीपल हैव राइट टू चूज, राइट टू चूज है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर काम नहीं किया तो पीपल विल अगेन इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे विल थ्रो देम अवे, राइट। फिर ये गवर्नमेंट क्या है, ये जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल और किस तरह से है, ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, ठीक है। जो भी काम करती है पब्लिक को नोटिफाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है तो कैमराज ऑन रहते हैं, ठीक है, वहां के बड़े बड़े मीडिया पब्लिक और नॉर्मल जनरल पब्लिक भी वहां जाके पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं, राइट। सो जो भी लॉ आता है वो सनसेट टीवी के थ्रू पूरे देश में कास्ट किया जाता है, राइट। सो फोरकास्ट क्यों करते हैं, क्यों ये बताते हैं, क्योंकि
ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप जो लॉ ला रहे हो, जो चीजें डिस्कस कर रहे हो, वो पब्लिक को पता ही नहीं होगी, ठीक है, तो कैसे पब्लिक के वेलफेयर में वो काम करेगा, राइट? सो क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमने आपको इलेक्ट किया है, विच इज वाई इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रांसपेरेंट रहो, ठीक है? तो डेमोक्रेसी क्या करती है? ट्रांसपेरेंसी देती है, राइट टू चूज देती है, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे पीपल के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड और प्रिवेंटेड रहते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू देयर द ट्रांसपेरेंसी, द राइट टू चूज, ठीक है, और लेजिटिमेसी। ये लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, लेजिटिमेसी, ठीक है? ये लेजिटिमेसी किसको प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट के और पब्लिक दोनों के डिसीजंस को, ठीक है? डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या पब्लिक के ओपिनियन को कोई लेजिटिमेसी मिलती? नहीं मिलती, सर्टेनली नॉट। ओके, सो दिस इज इट। नाउ नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसे हो रही है? बताया मैंने, गवर्नमेंट विल ऑलवेज टेक सच स्टेप दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है? और पीपल हैव द से इन द गवर्नमेंट। हाउ? जब हम कोई मीडिया प्लेटफॉर्म है, न्यूज़पेपर है, या नॉर्मल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, सो वी आर कन्वेइंग आवर मैसेज, आवर ओपिनियन दैट यस दिस लॉ इज सर्टेनली नॉट गुड फॉर अस एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, take it back. And even if the government is not adhering to what has been asked, then the people have right to throw the government. तो इससे क्या समझ में आता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव भी है, उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल, अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज आस्किंग फॉर समथिंग, जैसे कि तेलंगाना में हुआ था, श्रीरामुलु, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड की। बहुत प्रोटेस्ट के बाद जब उनकी डेथ हो गई तो गवर्नमेंट को मानना पड़ा उस डिमांड को, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? सोसाइटी में केओस होगा, गवर्नमेंट हट जाएगी, राइट? सो एवरी सिंगल सेक्शन और एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ सोसाइटी नॉट ऑफ द कंट्री हैज द पावर to make the decision, to reverse the decision, to affect the decision of government, and government is bounded to respond to the decision, to the help, to the opinions of people, right? So opinion को respect करना पड़ेगा, ठीक है? तभी गवर्नमेंट चलेगी। तो डेमोक्रेसी इज a responsive form of government because it respects the opinion of people, it gives the right to be consulted, right? And government is responsive towards the people, the citizens, the people who had made this government into the power, ठीक है? So this is how democracy produces the accountable form of government and the रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको आपको लिखना रहेगा, अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से लिखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द, ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पॉइंट मैंने। सो एक्सप्लेन द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक आउटकम कैसे? हमने पॉलिटिकल आउटकम यहाँ पे देखा कि पॉलिटिकल आउटकम में अकाउंटेबिलिटी है, राइट टू चूज है, ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिव है, ओपिनियन शेप करता है, ठीक है? अगर नहीं होगा तो रेगुलर इलेक्शन के थ्रो कर दिया जाएगा। लेकिन व्हाट इज इकोनॉमिक आउटकम हियर? What is economic outcome? अब कैसे? देखो, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ठीक है, कि दो डिफरेंट अपोजिट वर्ल्ड के अपोजिट टू एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है? डिक्टेटरशिप में सर्टेनली इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो करती है, ठीक है? लेकिन वही डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है, इट इज श्योर, लेकिन थोड़ा स्लो ग्रो करती है, ठीक है? तो फिर भी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रादर देन डिक्टेटरशिप, क्योंकि यहाँ पे पीपल के राइट्स को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट किया जाता है, सप्रेस नहीं किया जाता किसी को। इन डिक्टेटरशिप there is certain chance that the rights of the citizens are suppressed in the name of economic development, ठीक है? So economic outcomes of democracy क्या है? पहला, ग्रोथ रेट बढ़ता है, ग्रेजुअल ग्रोथ रेट हम देखते हैं,
ठीक है। ग्रेजुअल ग्रोथ कैसे होती है? एक सर्टेन सेक्शन है जो कि बहुत पिछड़ा सेक्शन है, उसके लिए पॉलिसीज लाके उसको ऊपर लाना, ठीक है। ठीक है, एक सर्टेन सेक्टर है जो कि कभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो कि कभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी, उनके लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स लाना और उनको प्रोवोक करना कि आप एनकरेज करना कि आप आओ, आप बढ़ाओ, अपना एक्सपैंड करो अपना बिजनेस, ठीक है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ होती है जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। क्यों? डेमोक्रेसी में हर इंसान का राइट को अध्ययन किया जाता है। इसी तरह छोटे इंडस्ट्रीज या छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके राइट्स को अध्ययन करेंगे। वुमेन को एम्पावर करेंगे जिससे वो स्टार्टअप्स क्रिएट करें, राइट। डिफरेंट छोटी छोटी हम आजकल बहुत देखते हैं महिला लखपति दीदी जो है, वो जो स्कीम है, राइट। तो उससे बहुत सारी छोटे छोटे रूरल एरियाज की जो औरतें हैं जो छोटे मोटे काम करती थी, उन सबको अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड किया, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ पीपल, रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ सर्टेन वल्नरेबल सेक्शन, एंड दिस इज हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोज, व्हेन what happens? When certain section of society through their rights are respected, right? Now then wealth distribution. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेमोक्रेसी क्या लाता है? सबके हिसाब से एक टैक्स सिस्टम लाता है, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम लाता है, ठीक है। हम सब वोट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाते हैं, बजट्स लाते हैं, बजट में इस तरह से बनाते हैं कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो एक तरह का टैक्सेशन सिस्टम लाया जाता है जिसमें रिच शुड नॉट बिकम रिचर एंड पुअर शुड नॉट बिकम मोर पुअर, ठीक है। एक परफेक्ट बैलेंस लाया जाए जहाँ पे अमीरों को, जो ज्यादा रिच हैं, जो ज्यादा केपेबल हैं, उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है और गरीबों की मदद की जाती है। तो उससे एक बैलेंस बनता है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड होता है, एक फ्लो क्रिएट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान है वो बड़ा पैसा होता जा रहा है, दूसरे सब दबते जा रहे हैं, नहीं। टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो वेलफेयर ऑफ पब्लिक और पॉवर्टी रिडक्शन की जाती है, ठीक है। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेमोक्रेसी में। पॉवर्टी रिडक्शन, वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स, रिफॉर्म्स लाते हैं, प्रोग्राम्स लाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, ठीक है, स्कीम्स, डिफरेंट तरीके से क्या किया जाता है, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए काम किया जाता है डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो लोगों का राइट ही नहीं रहेगा, और जब लोगों के राइट ही नहीं रहेंगे तो कोई गरीबों के लिए काम ही नहीं करेगा, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट हमने बनाई है, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, पावर दी है, ताकि वो उन सभी लोगों की मदद करे, सभी लोगों का ख्याल रखे जो इस देश के अंदर हैं, और इस देश का हर नागरिक की मदद करे। तो हर नागरिक के राइट को प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी, और इसी से हमें इकोनॉमिक एक आउटकम मिलता है कि पॉवर्टी रिड्यूस होती है, ठीक है। आवास योजना हो गया, ठीक है, मिड डे मील स्कीम हो गई, ठीक, कृषि संचय योजना, कृषि प्रधानमंत्री किसान विकास योजना, ये सब जो जितने भी कृषि विकास योजना है, जितने भी अलग अलग सेक्शन के लिए लाए जा रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब वल्नरेबल सेक्शन को गरीबी में जाने से रोकने के लिए है, ठीक है। फ्री एजुकेशन ला दिया, राइट। सो दिस इज व्हाई बिकॉज डेमोक्रेसी इज देयर। अगर डेमोक्रेसी होती ही नहीं तो राइट को कंसिडर ही नहीं किया जाता, राइट। नाउ पब्लिक वेलफेयर, सेम वही चीज है। इकोनॉमिक आउटकम पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान देता है, सोशल वेलफेयर पे ध्यान देता है, एंड इफ अ कंट्री कीप्स social welfare their priority, public welfare their priority, then economic development is the inevitable consequence, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो होल पूरे तरीके से होगा, राइट। क्यों? क्योंकि अगर एक कंट्री की जनता एजुकेटेड है, जो गरीब है उसको एजुकेशन मिले, अमीर तो मिलेगा ही, लेकिन जो गरीब है उसको एजुकेशन मिलेगा, तो लिटरेसी ज्यादा बढ़ेगी, लोग पढ़े लिखे ज्यादा होंगे, काम ज्यादा करेंगे, जेंडर गैप कम होगा। जितना ज्यादा जेंडर गैप कम होगा, सब फीमेल मेल दोनों मिलके काम कर रहे हैं, उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ग्रोथ उतना ज्यादा इंडिया का होगा, ठीक है। सो डेमोक्रेसी हमेशा इंस्टेंट ग्रोथ नहीं देती है, ठीक है। डेमोक्रेसी का ऐसा नहीं है कि आज हमने इन्वेस्ट किया कल हमको चमत्कार तरीके से मिल जाएगा, राइट, नहीं।
डेमोक्रेसी क्या करती है, ग्रेजुअली हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ध्यान देती है और धीरे धीरे सबको साथ लेके विकास करती है, ठीक है, डेवलपमेंट करती है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, दीज द पॉइंट्स आपको मेंशन करने ही है इन सारे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट मैपिंग्स हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। सो इफ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।